हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है और इस समिट से बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आ रही हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस समिट के पहले दिन हज़ारों एमओयू साइन हुए थे और इस समिट में टोटल लगभग 33.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। इसके साथ ही लगभग 93 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था संभव हो पाएगी। यह एक बहुत ही बड़ा नंबर है और अगर इतना बड़ा निवेश प्रदेश में आता है तो पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने साल 2027 तक प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और निरंतर दिशा में काम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वेस्टर समिट आखिर होता क्या है और सरकार इसका आयोजन क्यों करती है, उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को इससे विशेष लाभ होगा, कौन से ऐसे मुख्य कारक हैं जिसके वजह से इन्वेस्टर्स का रुख उत्तर प्रदेश की तरफ हो रहा है और क्या 2027 तक उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगा। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दें। इससे हम लोगों को हेल्प मिलती है और साथ में मोटिवेशन भी मिलता है ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर सकें। आइए शुरू करते हैं। अब आइए समझते हैं कि इन्वेस्टर समिट आखिर होता क्या है और सरकार इसका आयोजन क्यों करती है। उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने का जो सबसे बड़ा मकसद होता है किसी भी राज्य के लिए, वह होता है कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करके अपने स्टेट में इन्वेस्ट कराया जाए। इसमें दुनिया भर के निवेशक और कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है। आयोजन में शामिल होने वाली जो कंपनियां होती हैं उनको विस्तार से राज्य सरकार की ओर से कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी छूट दी जा रही है, जो भी व्यवस्था दी जा रही है, उसके बारे में बताया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहें तो एक तरह से मार्केटिंग कॉल होती है और आप कंपनियों और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आप इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि अगर वो राज्य में अपना पैसा या फिर बिजनेस स्थापित करेंगे तो उन्हें तमाम सहूलतें दी जाएंगी जिससे उन्हें कारोबार करने में आसानी होगी। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली कुछ सहूलतों की बात करें तो उनमें है जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम, यानी एक ही जगह पर सभी तरह के अप्रूवल मिलने की सुविधा दी जाती है जिससे राज्य में कारोबार जमाने का जो मन बनाने वाले इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ वहाँ भटकना न पड़े। उत्तर प्रदेश में जो फैक्ट्री लगाने वाले बिजनेसमैन हैं उनको 72 घंटे में एनओसी मिलने की बात कही गई है। इसके साथ ही जो चीप वर्कफोर्स है यानी अवेलेबल और स्किल्ड वर्कफोर्स है, लैंड से लेकर कई तरह की छूट जो है इन्वेस्टर्स को दी जाती है ताकि वो लोग आकर्षित हों स्टेट की तरफ और वहाँ पे इन्वेस्ट करें। इस तरह के जो इन्वेस्टर समिट्स होते हैं उनका आयोजन स्टेट करता है, वो अलग अलग देशों में जाकर रोड शो करता हुआ अपना प्रमोशन करता है ताकि लोग उस स्टेट के बारे में जानें, जो फैसिलिटी वो दे रहे हैं उसके बारे में जानें और वहाँ पे इन्वेस्ट करें। देश की जीडीपी में 8% का महत्वपूर्ण योगदान देने वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। इस बार के यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सिंगापुर एक फर्स्ट कंट्री पार्टनर के रूप में था। और भी कंट्रीज थी लेकिन सिंगापुर में से एक था, जो एक और बहुत अच्छी न्यूज है। सिंगापुर ने भारत से बहुत बाद में आज़ादी पाई लेकिन आज एक छोटा सा स्टेट जो है वो सफलता की कहानी लिख रहा है। यह एक ऐसा देश है जिसके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, बहुत बड़ी ज़मीन भी नहीं है कि वो खेती की जा सके, लेकिन फिर भी आज की डेट में सिंगापुर जो पर कैपिटा इनकम है उसके मामले में एशिया नहीं पूरे विश्व में अग्रणी है। ऐसे में सिंगापुर को फर्स्ट कंट्री पार्टनर चुनना ही बहुत अच्छी खबर है और ऐसी बहुत सी बातें हम लोग सिंगापुर से सीख सकते हैं जो प्रदेश और देश को आगे ले जाने में हेल्पफुल हो सकती हैं। अब आइए समझते हैं कि जो ये इन्वेस्टर समिट हुआ है इससे किन क्षेत्रों को विशेष लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप डेवलपमेंट के हालात को देखें तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न यूपी में कंपैरेटिवली डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है अगर उसकी अगर तुलना करें आप पूर्वांचल या फिर बुंदेलखंड से। रिपोर्ट्स की अगर माने तो यूपी में मौजूदा जो एक्सपोर्ट यानी निर्यात के हालात हैं उसमें क्षेत्रीय विषमता दिखती है। अभी यूपी से होने वाला कुल निर्यात में पश्चिमी यूपी की हिस्सेदारी 78%, मध्य यूपी की 10% और पूर्वांचल की 12% और बुंदेलखंड की 0.20% है। यूपी का 50% निर्यात केवल 2 जिलों गौतम बुद्ध नगर और नोएडा से होता है, लेकिन यूपी की 45% आबादी जो है वो पूर्वांचल और बुंदेलखंड से आती है। सरकार इस बात को समझ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर समझे जाने वाले पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भी भारी निवेश आया है। पूर्वांचल में 9.54 लाख करोड़ तथा बुंदेलखंड में 4.28 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्षेत्रीय औद्योगिक आर्थिक विषमता को दूर करने में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। समिट से पहले आए 23 लाख करोड़ के देसी विदेशी निवेश प्रस्तावों में सबसे बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। इनके अमल से बुंदेलखंड व पूर्वांचल निकट भविष्य में बड़े औद्योगिक केंद्र बनेंगे। साथ ही निर्यात के मामले में और राज्य के यह हिस्से पश्चिमी और मध्य यूपी को टक्कर देंगे। अब चाहे बात करें रिलायंस की या फिर बिरला, अडानी, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सभी ने प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए मन बनाया है और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब समझते हैं कि ऐसे कौन से मुख्य कारक हैं जिससे इन्वेस्टर्स का रुख उत्तर प्रदेश की तरफ हो रहा है। दुनिया के किसी भी राज्य की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। सबसे बड़ी यंग पावर जो कि युवा लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है। 6-7 साल पहले तक उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था,
लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टर्स के लिए एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट प्लेस बनाता है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हुई है वो हुई है कि दंगों पर लगाम लगी है। अगर आपको याद होगा तो जो पूर्ववर्ती सरकारों के समय में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे बहुत होते थे और पूरा प्रदेश उसकी आग में झुलसता रहता था टाइम टू टाइम। वोट बैंक पॉलिटिक्स कहें या फिर कुछ भी कहें, इस पूरे सिनारियो को बद से बदतर बना दिया था। कोई भी बिजनेसमैन ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना चाहेगा जहाँ रह रह कर दंगे हो रहे हों और उसे अपनी पूंजी डूबने का डर हो। यूपी में गुजरे 5-6 सालों में सांप्रदायिक हिंसा पर लगी लगाम जो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो है उसके 2021 के रिपोर्ट को देख के भी समझ सकते हैं। जहां 2021 में पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए, वहीं उत्तर प्रदेश में केवल 1 मामला दर्ज हुआ। अगर अन्य राज्यों से तुलना की जाए तो झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा के 100, बिहार में 51, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77 तथा हरियाणा में 40 घटनाएं दर्ज की गई। इसे योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है। अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो तस्वीर और साफ होती है। उत्तर प्रदेश में 5.5 वर्षों में सांप्रदायिक हिंसा पर लगाम वास्तव में लगी है। इसके अलावा जो टोटल क्राइम रेट है यूपी का वो भी पिछले कुछ सालों में घटा है। साथ में जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध थे उनमें भी बहुत भारी कमी देखी गई है। इन आंकड़ों के साथ अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था में जो बुनियादी बदलाव आए हैं उनके पीछे 5.5 वर्षों में सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रयासों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड व प्रशिक्षण निदेशालय का इसमें विशेष योगदान है। यूपी पुलिस में हुई भर्तियां और पदोन्नति ने इसकी नींव रखी है। 1.25 लाख से अधिक सिपाहियों की भर्ती ने सबसे बड़े पुलिस को न सिर्फ और बड़ा किया है बल्कि दशकों बाद 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने का रास्ता भी खोला है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल जो कि यूपी एसएसएफ है उसको आकार दिए जाने के साथ जो पीएसी की ताकत है वो भी बढ़ी है। वर्ष 2017 में यूपी पुलिस देश का सबसे बड़ा बल था। तब उसकी संख्या लगभग 1.92 लाख थी। वर्तमान में यूपी पुलिस की संख्या 3.52 लाख है। बीते वर्षों में यूपी पुलिस में दरोगा, सिपाही समेत अन्य पदों पर कुल लगभग 1,53,737 नई भर्तियां हुई हैं। इनमें से 22,184 महिला पुलिसकर्मी भी हैं। 9,000 पदों के लिए अब तक की सबसे बड़ी जो दरोगा की भर्ती है वो भी आने वाली है। आने वाले दिनों में 40,000 से अधिक पदों पर और भर्तियां हो सकती हैं। साथ में जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको प्रमोशंस देकर के उनका मनोबल बढ़ाया गया है, जो कि वास्तव में जो बदलती हुई कानून व्यवस्था की आधारशिला है। कानून व्यवस्था के अलावा एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर और है जो यूपी की ग्रोथ को फ्यूल कर रहा है वो है ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उत्तर प्रदेश भारत का पहला एक ऐसा राज्य है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें से 6 एक्सप्रेसवे आज की डेट में चालू हो गए हैं और 7 का निर्माण कार्य चल रहा है। अब इसको ऐसे समझते हैं, उत्तर प्रदेश अपने देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9% कवर करता है। यहाँ पर देश में एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा नेटवर्क है। प्रदेश में जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई थी तो राज्य में केवल 2 प्रमुख ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे थे। यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र से जोड़ता था और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो शहर को राज्य की राजधानी से जोड़ता था। इससे पहले 165 किलोमीटर नोएडा आगरा 6 लेन एक्सप्रेसवे नियंत्रित एक्सप्रेसवे बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत बनवाया था। इस एक्सप्रेसवे को राज्य की राजधानी से जोड़ने का काम एक और हाई स्पीड 6 लेन कॉरिडोर के माध्यम से, जिसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कहा जाता है, उसे समाजवादी पार्टी सरकार ने शुरू किया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का संचालन किया गया था। योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इसके बाद 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनवाकर 2021 में चालू किया। लगातार 3 सरकारों के बनाए गए इन 3 परिचालन एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। अगर आज की डेट में आप जो ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे हैं उनकी बात करें तो उनमें है यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगर हम निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की बात करें तो वो हैं गोरखपुर लिंक, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर, गोरखपुर सिलीगुड़ी, दिल्ली सहारनपुर देहरादून, गाजीपुर बलिया माझीघाट एक्सप्रेसवे। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं होगी वो जगह जो है एक तरह से बिजनेस फ्रेंडली अपने आप ही बन जाती है। और ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क कहीं ना कहीं यूपी की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहा है और उसके फल जो मिलते दिखाई दे रहे हैं सरकार को। 2027 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। क्या ये वास्तव में संभव है? जहां इस वक्त पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है, वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो पॉलिसी मेकर हैं यूपी को देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की अर्थव्यवस्था को 2027 के अंत तक $1 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर पॉलिसी मेकर्स की माने तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए रोड मैप पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल राज्य की अर्थव्यवस्था $0.254 ट्रिलियन आंकी गई है, जिसमें कृषि का हिस्सा 20 से 22% है। इसके बाद 18 से 20% हिस्सेदारी
जो इंडस्ट्री है उसकी है, वहीं राज्य की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वह 45 से 50% तक है। राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर काफी कुछ काम किया है। इसका एक उदाहरण 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जो चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन और औरैया को अन्य स्थानों से जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे पर भी तेजी से काम चल रहा है। अधिकारियों की माने तो राज्य सरकार ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए रास्ता तय कर लिया है और उनको पता है कि क्या क्या टारगेट्स हैं, कब तक उनको अचीव करना है। वैसे हम भी यही उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार अपने इस उद्देश्य में सफल हो और उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। अगर ऐसा होता है तो भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो सपना है वो सच में पूरा हो सकता है। आगे आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज उसे कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इसकी रीच मैक्सिमम लोगों तक हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।